हेलो एवरीवन। हम लोग आज मध्यकालीन के सभी इतिहास के क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, पैगंबर मोहम्मद किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 8वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 6ठी शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 7वीं शताब्दी। तो हम लोग जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 1 महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम है। अगला क्वेश्चन, 711 ईस्वी में अरब सेनापति किसने सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया? ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम होगा। अगला क्वेश्चन, चौचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? ऑप्शन नंबर 1 कुषाण के, ऑप्शन नंबर बी हूण के, ऑप्शन नंबर सी अरबों के, ऑप्शन नंबर डी यूनानी के। तो चचनामा में यह अरबों के विजय का रिकॉर्ड रखा गया है, इसलिए आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर 1 महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी महमूद मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी चंगेज खान, ऑप्शन नंबर डी महमूद गालिब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 17 बार किया था। इसका उद्देश्य केवल धन का लूट करना था, यहाँ पर शासन करना नहीं था। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 1 1192, ऑप्शन नंबर बी 1003, ऑप्शन नंबर सी 1112, ऑप्शन नंबर डी 1001। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1001 ईस्वी में किया था। वैसे तो मोहम्मद गजनवी ने 999 से 1027 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि लूटपाट करना था। इसीलिए इसने कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ की मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी चंगेज खान, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर डी नादिर शाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, महमूद गजनी ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यात्री में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? ऑप्शन नंबर 1 फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रजाक समरकंदी। इसका राइट आंसर इब्न बतूता है, जिसने इसका एक किताब है
जिसका नाम किताब उल हिंद है। यह उस किताब में भारत के सामाजिक और संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 1526 में, ऑप्शन नंबर बी 1757 में, ऑप्शन नंबर सी 1191 में, ऑप्शन नंबर डी 1857 में। तो तराइन का युद्ध 1191 में किया गया था। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किस शासक के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का सब 3 युद्ध हुआ था। पहला 1191 में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को दौड़ाकर मारे थे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किसकी लड़ाई कहाँ लड़ाई की थी? ऑप्शन नंबर 1 तराइन में, ऑप्शन नंबर बी चंदेरी में, ऑप्शन नंबर सी चौसा में, ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तराइन में। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चाहान शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 अजय राज, ऑप्शन नंबर बी औड़ोराज, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज चौहान थे, जिनका नाम पृथ्वीराज तृतीय भी था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? पहला ऑप्शन तराइन का युद्ध, ऑप्शन बी खनवा का युद्ध, ऑप्शन सी पलासी का युद्ध, ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के साथ राजा थे? ऑप्शन नंबर 1 गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी चाहमान, ऑप्शन नंबर डी चेंदी। तो इसका राइट आंसर चाहमान होगा। अगला क्वेश्चन, 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर 1 अफगानिस्तान का, ऑप्शन नंबर बी पारस का, ऑप्शन नंबर सी ईरान का, ऑप्शन नंबर डी मिस्र का। तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का था, जो कि यह सनसबनी वंश का शासक था, जिसने पृथ्वीराज तृतीय को 1192 के युद्ध में पराजित किया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? मतलब किस वंश ने? तो ऑप्शन नंबर 1 गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश, ऑप्शन नंबर सी खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर डी गौरी वंश। तो इसमें गुलाम वंश ने किया था, सैयद वंश ने भी किया था, खिलजी वंश ने भी किया था। इसमें गौरी वंश नहीं किया था। यह मोहम्मद गौरी का वंश है, इसलिए इसने नहीं किया था। यह अफगानिस्तान में गौर में किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक में प्रारंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? ऑप्शन 1 अल बुखारी, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन डी सी अल ख्वारिज्म बी, ऑप्शन डी अल किंदी। तो इसका राइट आंसर अल बरूनी है, जो कि किताब उल हिंद लिखा था। अगला क्वेश्चन, चलिए अब उतना ही क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा था। अब दिल्ली सल्तनत की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 एडी तक है। अगला क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? ऑप्शन नंबर 1 खिलजी राजवंश, ऑप्शन बी गुलाम राजवंश, ऑप्शन सी लोदी राजवंश, ऑप्शन डी तुगलक राजवंश। तो इसमें से पहला
नंबर पर ये आता है गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं। इसी ने सबसे पहला शासन किया था, मुस्लिम शासन दिल्ली पर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर वन अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने शासन किया था दिल्ली पर। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सल्तनत की सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन वन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था और वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की, वह कौन था? ऑप्शन नंबर वन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी नसीर उद दीन महमूद, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलबन। तो इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर वन रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में मामलुक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? ऑप्शन नंबर वन हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी लाल किला परिसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार। दिल्ली में मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार के जो परिसर है और कुतुब मीनार और कई प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों के का केंद्र है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसे घोषित किया गया है। यहीं पर स्थित है इसका कब्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के सल्तनत काल के दौरान विशेष गुलाम को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें क्या कहा किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर वन सामंत, ऑप्शन बी बंदगान, ऑप्शन सी इक्तदार, ऑप्शन डी मुफ्ती। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में बंदगान कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हौज ई सुल्तानी एक क्या है? ऑप्शन नंबर वन मीनार है, ऑप्शन बी बड़ा जलाशय है, ऑप्शन सी महल है, ऑप्शन डी मस्जिद है। तो हौज ई सुल्तानी एक जलाशय है जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने अपनी विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान-ए-चहलगानी के रूप में चालीसा के समूह को में व्यवस्थित किया? ऑप्शन नंबर वन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर इल्तुतमिश है, जिसने चहलगानी की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांदी का सिक्का टाका किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर वन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन सी बहराम खान। तो चांदी का सिक्का चलाने वाला शासक इल्तुतमिश था। यह दिल्ली का जब शासक बना तो इसने बहुत सारा धन दान किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की? ऑप्शन नंबर वन रुकुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन मसूद।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया और इस अवसर पर उसे उल्गू खान की उपाधि और नायाबे मलिकात का पद दे दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर 1 नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मईजुद्दीन बहराम, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसका अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति मिली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए नसीरी नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन 1 अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी अलबरूनी। तो तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? मिनहाज उस सिराज ने की थी। इस पुस्तक में वह सुल्तान नसीरुद्दीन के बारे में लिखा हुआ है और यह पुस्तक 23 अध्यायों में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य है? ऑप्शन 1 मतलब कौन कवि है, कौन कवि लेखक हैं जिसने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा है कि वह सबसे सक्षम और योग्य थी? ऑप्शन 1 जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी मिनहाज ए सिराज, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो मिनहाज ए सिराज जो थे, इन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा कि ये अपने भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य है शासन चलाने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और इस सीरीज को आगे की वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। थैंक यू।